अच्छा जी, हम अभी हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर हियर। अच्छा, हम अभी डिस्कस कर रहे थे पिछले स्लाइड में कार्डियक फेलियर के लिए। कार्डियक फेलियर की मैनेजमेंट में हमने देखा था कि हम कार्डियोटोनिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, डाययूरेटिक्स ड्रग यूज कर रहे हैं ताकि जो है वो यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि यूनिलैटरल हार्ट फेलियर भी है, जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट जो है ना वही फेल है ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ दीज वेल्व्स, जैसे एओर्टिक थी और माइट्रल वेल्व थी, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जनाब कि लो आउटपुट कार्डियक फेलियर भी है, जिसे हम कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं। काफी सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं आफ्टर एन एक्यूट हार्ट अटैक और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेशन ऑफ कार्डियक डिटोरिएशन, अगर जिसमें कार्डियक डिटोरिएशन बड़ा स्लोली प्रोग्रेस करती है, हार्ट बिकम अनएबल टू incapable to pumping even the minimal amount of blood flow required to keep the body alive। वो इस काबिल भी नहीं रहता हार्ट क्यों कार्डियक फेलियर की वजह से कि जो मिनिमम अमाउंट है उसको भी जो है वो पंप कर सके। Consequently, बॉडी टिश्यूज जो वो सफर करते हैं वो भी डिटोरिएट करते हैं, लीडिंग टू डेथ विद इन एन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। ठीक है, और ये पिक्चर जिसमें कि हम देख रहे हैं कि टिश्यूज भी डिटोरिएट कर रहे हैं, सेल सफर कर रहे हैं, ये पिक्चर शो करती है कि कार्डियक सर्कुलेटरी शॉक में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो वो सफर करता है फ्रॉम द लेक ऑफ न्यूट्रिशन डिटोरिएट्स अलोंग विद द रिमाइंडर ऑफ द बॉडी एंड दस हैस्टनिंग द डेथ। ठीक है, और इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो इस काबिल नहीं है, हार्ट इस काबिल नहीं है कि ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो ब्लड को पंप कर सके, हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, कार्डियक जो है वो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डिटोरिएट हो रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी जो है वो डेथ की तरफ लेके जाए। तो सर्कुलेटरी शॉक सिंड्रोम कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट कार्डियक पंपिंग, ठीक है, जिसे हम सिंपली कार्डियक शॉक भी कह सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्डियक मसल, कार्डियक वैस्कुलेचर सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो हार्ट को पंप कर सके। विशियस साइकिल किस तरह स्टार्ट हो जाती है? विशियस साइकिल दैट लीड्स टू डेथ, जिसपे कार्डियक डिटोरिएशन हो रही है इन कार्डियोजेनिक शॉक। लो आर्टीरियल प्रेशर है that occurs during the shock reduces the coronary blood supply even more weakens the heart। अब क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर कम है, इस हद तक कम है कि कॉर्नरी ब्लड वेसल्स जो है या ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट की तरफ पहुंच नहीं रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, हार्ट और वीक हो रहा है। द आर्टीरियल प्रेशर फॉल स्टिल मोर, वो इससे और भी कम होगा और शॉक प्रोग्रेसिवली वर्स होना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस इवेंचुअली बिकम्स अ विशियस साइकिल टू कार्डियक डिटोरिएशन। ठीक है, अब ये जितना लो आर्टीरियल प्रेशर होगा, वेसल्स जो है कॉर्नरी जो ब्लड सप्लाई है वो सप्लाई नहीं कर सकेंगी, हार्ट की न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, हार्ट वीक हो जाएगा और आर्टीरियल प्रेशर इसकी वजह से और वीक होगा, शॉक और प्रोग्रेसिवली वर्स होगा। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक किस वजह से आ रहा है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया। दिस प्रॉब्लम इज ग्रेटली कंपाउंडेड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्नरी वेसल ब्लॉकेज। पहले से अगर कॉर्नरी वेसल की ब्लॉकेज होगी तो ये मसला और ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा कंपाउंड हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस इन एन हेल्दी हार्ट, arterial pressure usually must be reduced below 45 before the cardiac deterioration sets in। ठीक है, अगर हेल्दी सब्जेक्ट है तो आर्टीरियल प्रेशर जो 45 से नीचे जाएगा तो कार्डियक डिटोरिएशन होगी, लेकिन ऑलरेडी एक सब्जेक्ट जो है उसका वैसे ही हेल्दी हार्ट नहीं है, उसका हार्ट में वैसे ही मेजर ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक है, उसका आर्टीरियल प्रेशर अगर 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी नीचे गया ना तो वो फॉरन डिटोरिएशन की तरफ चला जाएगा। अदरवाइज small decrease in arterial pressure can now set off a vicious cycle of cardiac deterioration। तो उसके ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका वैसे ही मेजर ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक्ड है, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ तो वो विशियस साइकिल में चले जाएंगे एंड विशियस साइकिल इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। फॉर दिस रीजन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को ट्रीट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट एंड इवन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हाइपोटेंशन। कि आप इसमें किसी उस सब्जेक्ट को जिनका ऑलरेडी मेजर ब्लड वेसल्स ब्लॉक है, उसमें थोड़े से वक्त के लिए भी उनको जो है वो हाइपोटेंशन ना हो, उनका आर्टीरियल प्रेशर कम ना हो। ठीक है, फिजियोलॉजी इस ट्रीटमेंट की क्या है? ऑफन अ पेशेंट डाई ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक बिफोर द वेरियस कंपनसेटरी प्रोसेसेस कैन रिटर्न द कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर टू अ लाइफ सस्टेनिंग लेवल। तो पहले से ही जो है फिजियोलॉजिकली हम देखेंगे कि कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है तो पहले से ही कंपनसेटरी कुछ मैकेनिज्म्स ऐसे आके वर्क करेंगे कि उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ लाएं और उसकी सस्टेन हो सके लाइफ। द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट अटैक्स। ठीक है, सबसे पहले डिजिटालिस का काम आ जाता है कि उस सब्जेक्ट को आप डिजिटालिस दें। डिजिटालिस क्या है? कार्डियोटोनिक ड्रग है विच इंक्रीजेस द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी दैट लीड्स टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज वीनस रिटर्न। ठीक है,
उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स को जो होल ब्लड या इन्फ्यूजन्स दें या आप उनको ब्लड प्रेशर राइजिंग ड्रग्स दे दें, कुछ प्लाज्मा दे दें टू सस्टेन द आर्टीरियल प्रेशर. If the arterial pressure can be elevated to a high enough level, the coronary blood flow often increases enough to prevent the vicious circle of deterioration. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन सब्जेक्ट के लिए जो कार्डियक जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ हैं कि उनका आपने आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन करना है, स्पेशली इन द पेशेंट हु ऑलरेडी हैव एन ब्लॉकेज इन मेजर आर्टरी वेसल्स, राइट. So some success has also been achieved in saving the lives of the patient of cardiac shock by using one of the following procedures. आप उस कैसे उनको कर सकते हैं कि वो और उनकी प्रोसीजर मुख्तलिफ करके उनकी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. आप कॉर्नरी आर्टरी में अगर कोई क्लॉट है सर्जिकली इसको रिमूव करें, कैथेटराइजेशन करें, ब्लॉक जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसमें इन्फ्यूज करें स्ट्रेप्टोकाइनेज या जिसे हम एसके कहते हैं, या आप टिश्यू प्लाज्मोनोजेन एक्टिवेटर एंजाइम्स करें ताकि अगर कोई क्लॉट मौजूद है तो डिसॉल्यूशन हो सके उस क्लॉट की. आप इन सब्जेक्ट्स में ये ट्रीटमेंट प्लान्स देके जो है वो उसको उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं. Acute pulmonary edema and late stage heart failure and the lethal vicious circle. एक तो हमने देखा था कि जी आर्टीरियल प्रेशर कम हो गया था, अब हम देख रहे हैं कि एक और एक विशियस सर्कल है जिसकी वजह से जो acute pulmonary edema है. अब acute pulmonary edema में हम देखते हैं cause of death acute pulmonary edema in patient who already have an heart failure for a long time. काफी अरसे से हार्ट फेलियर का मरीज है, डिजिटलिस खा रहा था, डायरेटिक्स खा रहा था और उसके बाद जो है वो रेस्ट पे था. लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स में एक्यूट भी हो सकता है, न्यू कार्डियक डैमेज भी हो सकता है विदाउट अ न्यू कार्डियक डैमेज. ऐसे लोगों में भी कि नया कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर पल्मोनरी एडिमा बड़ा एक्यूटली जो है वो स्टार्ट हो गया. अगर ये सब्जेक्ट जो है हैवी एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं, इमोशनल एक्सपीरियंस हो या कुछ सिवियर कोल्ड हो, अगर कोई बहुत ही टेंशन वाले स्ट्रेस में आके ना, जैसे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, ठीक है. सो टेम्पररी इंक्रीजिंग द लोड ऑन ऑलरेडी वीक लेफ्ट वेंट्रिकल इनिशिएट अ विशियस सर्कल. देखिए ना, अगर एक ऑलरेडी सब्जेक्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो वो वीक है, आप उसके ऊपर और लोड दे रहे हैं तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो ब्लड है दैट बिगिन टू डैम अप इन द लंग्स, ठीक है. इंक्रीज blood in the lungs elevate the pulmonary capillary pressure. A small amount of fluid begin to transit in the lung tissues and alveoli में जमा होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन हो जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है. वीनस रिटर्न ऑफ द ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज वीनस रिटर्न फर्दर इंक्रीज डैमिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स. इन सारी वजह से क्या होगा कि जैसे ब्लड लंग्स में जमा होगा सब्जेक्ट जो वो डीसैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, मोर वीनस रिटर्न जितना ज्यादा आता जाएगा एंड सो फॉर्थ द विशियस सर्कल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. वंस अगर ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स must happen a patient and die. अगर आप इसमें बहुत ही हीरोइक किस्म की थेरापेटिक मेयर सब्जेक्ट में इनिशिएट कर दो विद इन मिनट्स, तो ये हीरोइक थेरापेटिक मैनर जो मेयर्स है ना वो हो सकता है रिजर्व कर सके उस प्रोसेस को और उसको पेशेंट की लाइफ सेव हो सके. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप फॉरन असिस्ट कर लेते हैं एट एन होम और कहीं भी रोड पर ही कहीं पे आप देखें कोई सब्जेक्ट से एक्यूटली उसमें चला गया है, आप टर्निकेट पुट करें इसके बोथ आर्म एंड बोथ लेग्स में ताकि उसका वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाए, हार्ट पे लोड ना आए, ठीक है, ब्लड ज्यादा से ज्यादा वेन्स में जमा हो जाए, ठीक है. उसके बाद हॉस्पिटल को रश करें. सब जो टर्निकेट्स है वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर आके आप उसको डायरेटिक्स देंगे, सब्जेक्ट्स को प्योर ऑक्सीजन देंगे, कार्डियोटोनिक ड्रग्स देंगे, ठीक है. और विशियस सर्कल एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कैन प्रोसीड सो रैपिडली दैट कैन अकर विद इन 20 मिनट्स टू 1 आवर. अगर एक सब्जेक्ट एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में है, अगर ये बहुत ही सारी ट्रीटमेंट प्लान्स बड़ा एक्यूटली हो गया विद इन 20 मिनट हाफ एन आवर ये मैनेजमेंट स्टार्ट हो गई तो हो सकता है सब्जेक्ट की सेव हो सके लाइफ, ठीक हो गया. अच्छा, कार्डियक रिजर्व एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम परसेंटेज दैट द कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज अबव नॉर्मल. कार्डियक आउटपुट कितना होता है नॉर्मल? एनीवन कोई आंसर करेगा मुझे चैट में? कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? जल्दी जल्दी गर्ल्स एंड बॉयज, मैं देखूंगी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं. जी अभी तक कोई आंसर नहीं आया कार्डियक रिजर्व के बारे में. कार्डियक आउटपुट कितना होता है नॉर्मल? कोई नहीं बता रहा. बच्चे सो रहे हो आप लोग? जी एक आया है मैसेज, यस 4 लीटर्स 4 to 5 लीटर्स, राइट. वीरा हुसैन, तो वीरा इज वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, राइट. अच्छा जी वीरा, अब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम परसेंटेज कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज अबव नॉर्मल, ठीक है. हेल्थी यंग एडल्ट्स में कार्डियक रिजर्व जो है ना 300 to 400% जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है. एथलेट पर्सन्स में
एथलीट्स पर्सन के अंदर हम देखते हैं ट्रेंड होते हैं 500 to 600% और मोर भी हो सकता है कार्डियक रिजर्व। पर्सन विद सिवियर हार्ट फेलियर देयर इज नो कार्डियक रिजर्व। एग्जांपल क्या नॉर्मल रिजर्व की ड्यूरिंग अ विगोरियस एक्सरसाइज द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ हेल्दी यंग एडल्ट राइज टू about 5 times normal and increase above 400%, that is cardiac reserve of 400%, so 400% cardiac reserve increase हो सकता है, ठीक है। So any factor that prevent the heart from pumping blood satisfactorily will decrease the cardiac reserve। कौन कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं? हो सकता है उस सब्जेक्ट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो गया हो, किसी भी किस्म की इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, उस सब्जेक्ट का कार्डियक रिजर्व जो है वो कम हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट इन डिजीजेस के साथ है कार्डियक रिजर्व नहीं है इतना ज्यादा, उनके अंदर सिम्टम्स एक्यूटी क्या, एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, एक्सट्रीम मसल फटीग एंड एक्सेसिव इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। ये सारे काम इसके अंदर हो सकता है ड्यू टू इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था शॉक, ठीक है। शॉक में हम देखेंगे कंडीशन कैरेक्टराइज इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू क्रिटिकल organ like brain, kidney, lungs, liver and GI and inadequate removal of cellular waste products from the tissue। शॉक पर सब्जेक्ट कब जाता है? जब ब्रेन, किडनी, लंग्स, लिवर, जीआईटी किसी को भी जो है वो न्यूट्रिशन ना मिल सके, ऑक्सीजन ना मिल सके और वाइस वर्सा सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं टिश्यू से वो बाहर ना जा सके। अकॉर्डिंग टू द कॉज अगर हम इसकी क्लासीफाई करें तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, वेजोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। अब इनके अंदर हम अलग अलग से देखेंगे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या आ जाता है, अकर्स ड्यू टू लो ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कैसे हो सकता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, लो वॉल्यूम शॉक किस तरह से हो सकता है? हेमरेजिक शॉक ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लड लॉस, ठीक है। रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हो विच इज हेमरेजिक शॉक, अगेन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर आता है। डिहाइड्रेशन शॉक, circulating blood volume decreases due to dehydration as in vomiting, diarrhea and burns, again a part of hypovolemic shock. Traumatic shock occurs due to trauma, injury that produces intense pain and inhibition of vasomotor centers in the medulla। ये traumatic shock जो है उसकी वजह से again a part of hypovolemic shock। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है, अकर्स ड्यू टू डिक्रीज पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट ड्यू टू कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी, हार्ट के अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी हो गई है। कार्डियोजेनिक शॉक हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया की वजह से हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रिदम्स में प्रॉब्लम हो। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से, वेल्वुलर डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, जो वेल्व्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें भी ये कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। वेजोजेनिक शॉक, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रिलीज होने की वजह से, रिलीज बाय द पैथोजेंस कॉजिंग एन मैसिव वेजोडाइलेशन, कोई ऐसा पैथोजन हो जो मैसिव वेजोडाइलेशन करे, उसमें आ जाता है एक तो न्यूरोजेनिक शॉक, सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो जाए एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्साइट हो जाए। एनाफाइलैक्टिक शॉक, एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस हो जाता है, लार्ज क्वांटिटीज में हिस्टामिन रिलीज हो एंड दैट कॉजेज एक्सटेंसिव वेजोडाइलेशन, ठीक है। उसके बाद सेप्टिमिक शॉक भी हो सकता है, सेप्टिसीमिक शॉक भी हम इसे कहते हैं। बैक्टीरिया जो सर्कुलेट कर रहा है वो एंड सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट्स व्हिच कॉजेस हाई ग्रेड फीवर एंड वेजोडाइलेशन। ये उस बैक्टीरिया की वजह से अगर खून में शामिल है और खून में चला गया है किसी डिजीज की वजह से, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, impairment of ventricular function during diastole due to external pressure on chest or heart। stroke volume and cardiac output both are decreased in this obstructive shock, ठीक है। pericardial cardiac tamponade, massive bleeding हो जाए अगर into the pericardium and external pressure on heart। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट के बाहर जो झिल्ली है उसके अंदर इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि वो हार्ट को कंप्रेस करना शुरू कर दे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इम्बोलस फॉर्मेशन हो जाए, कोई खून का लोथड़ा जमा हो और वो अंदर घूमना शुरू कर दे और वो घूम घूम के जाके पल्मोनरी वेन में लॉज हो जाए एंड नो ब्लड रीचेस द हार्ट, ठीक है, हार्ट में ब्लड ना जा सके, उस पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रही है ये चीजें। शॉक एंड कार्डियक आउटपुट, मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन देयर इज एन सर्कुलेटरी शॉक कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड। जब भी शॉक हो रहा है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, कंडीशन इन विच द पर्सन इन सर्कुलेटरी शॉक बट कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल और ग्रेटर देन नॉर्मल, ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी सो दैट इवन अ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज इनएडिक्वेट। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा,
बहुत ज्यादा बॉडी को काम करना पड़ा तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट्स के लिए काफी नहीं होता। एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न आ जाए उसका, सो दैट मोस्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल्स beside those that supply the local tissue with nutrition। ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, कार्डियक आउटपुट जो भी पास हो रहा है वहां से जितनी भी सप्लाई है वो टिश्यू को सप्लाई भी कर रहा है, उसको न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कर रहा है। शॉक में आर्टीरियल प्रेशर को अगर हम देखें, मोस्ट टाइप ऑफ शॉक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीजेस अलोंग विद द कार्डियक आउटपुट लाइक हेमरेजिक शॉक। Sometimes arterial pressure normal होता है but the person is in shock due to compensatory sympathetic overactivity। क्यों उसका arterial pressure normal होता है? क्योंकि sympathetic overactivity उसकी थोड़ी सी काम कर रही होती है, इसलिए arterial pressure normal नजर आता है। Sometimes arterial pressure is low but the tissue perfusion is adequate and the person is not in shock। कभी कभी देखते हैं वैसे भी सब्जेक्ट में कि arterial pressure low होता है समटाइम्स, ठीक है, बट द टिश्यू परफ्यूजन इज एडिक्वेट, टिश्यूज को बहुत अच्छी तरह से एडिक्वेटली परफ्यूज हो रहा है, उसको न्यूट्रिशंस मिल रही हैं, तो वो पर्सन बेसिकली इंटरनल सिस्टम के हिसाब से वो शॉक में भी नहीं होता। सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस को देखिए हम कि वो किस तरह मेंटेन कर रहे हैं आर्टीरियल प्रेशर को और कार्डियक आउटपुट को। सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस आर गियर्ड मोर फॉर मेंटेनिंग द आर्टीरियल प्रेशर देन टू मेंटेनिंग द कार्डियक आउटपुट। सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस सबसे पहले काम यही करते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर को उठा के उसको सीधा करें। जब आर्टीरियल प्रेशर बेहतर हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। दे इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर बाय mainly by increasing the total peripheral resistance, a beneficial effect on cardiac output. Sympathetic constriction of veins important to keep the venous return cardiac output from filling too much, in addition to the real role in maintaining the arterial pressure। तो सबसे important काम क्या था कि arterial pressure maintain हो, arterial pressure total peripheral resistance को बढ़ा देगा, वो cardiac output को बढ़ा देगा, वो venous return को बेहतर कर देगा and things are normal। रिलेशनशिप ऑफ ब्लीडिंग वॉल्यूम टू कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर। अगर ब्लीडिंग लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए 10%, उसका कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 40 to 50% आ जाए तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट सबसे पहले डिक्लाइन करेगा, देन आर्टीरियल प्रेशर टू 0 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर 50% आप उसको ब्लड लॉस किसी सब्जेक्ट को ले जाए। सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पे क्या काम करता है, जब 10 से 20% ब्लड लॉस है, इज लीथल इफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अगर 10 से 20% ब्लड लॉस हो ही चुका है और सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा तो ये लीथल है, सब्जेक्ट की डेथ हो सकती है। बॉडी कैन टॉलरेट 30 to 40% ब्लड लॉस इफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इज इंटैक्ट। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत काम कर रहा है तो बॉडी जो है वो 30 to 40% लॉस को भी टॉलरेट कर सकती है। कब? जब सिंपैथेटिक्स काम सही करेंगे। Circulatory system can recover as long as the degree of hemorrhage is not greater than a critical amount। Circulatory system की जो हम बात कर रहे हैं कि जी शॉक हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कब तक रिकवर कर सकती है, जब तक हम देखते हैं कि जो हेमरेज है ना वो क्रिटिकल अमाउंट से ऊपर है तो रिकवर नहीं करेगा। अगर क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा हो गया है, ठीक है, ऊपर है, उससे कम है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसने हेमरेज की क्रिटिकल लेवल से कम है तो वो रिकवर कर सकता है। क्रॉसिंग दिस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड बाय इवन अ फ्यू ml। हम बात कर रहे थे कि जी अगर फॉर एग्जांपल 2 लीटर लॉस हो जाता है, ये क्रिटिकल अमाउंट आ जाता है इसका, ठीक है, यहाँ पे सिंपैथेटिक्स भी काम कर, लेकिन इसमें अगर फ्यू ml और ऐड कर दो ना ब्लड लॉस में तो ये सब्जेक्ट जो उसकी डेथ हो सकती है। सो हेमरेज बियॉन्ड अ सर्टेन क्रिटिकल लेवल कॉजेज शॉक टू बिकम प्रोग्रेसिव। अब शॉक को देखेंगे तो आगे उसको हम देखेंगे उसकी मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती है, प्रोग्रेसिव है, नॉन प्रोग्रेसिव है, वो इरिवर्सिबल है, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है आगे हम शॉक को देखेंगे वो डिवाइड हो जाता है। शॉक इटसेल्फ कॉजेज स्टिल मोर शॉक, ठीक है, लीडिंग टू विशियस सर्कल which eventually leads to deterioration of the circulation and to death। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो लेवल क्या है, क्रिटिकल लेवल को उसने हेमरेज ने या सर्टेन चीजों ने क्रॉस किया है नहीं। इफेक्ट ऑफ हेमरेज ऑन कार्डियक आउटपुट एंड आर्टीरियल प्रेशर। तो कार्डियक आउटपुट है, ये आर्टीरियल प्रेशर है, अब परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड रिमूव्ड, ये 10% है, कार्डियक आउटपुट बेहतर है। लेकिन अगर 50 to 40% हम देख रहे हैं कि चीजें डाउन हो रही हैं, ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर भी और कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड हार्ट इन शॉक। अब कॉरोनरीज और सेरिब्रल वेसल्स जो है ना उसमें बड़े कम वेसोकंस्ट्रक्टिव फाइबर्स होते हैं। मेनली ब्लड फ्लो थ्रू हेयर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटो रेगुलेशन। वो ऑटो रेगुलेशन के जरिए ही चलता है कि जी जरूरत होगी तो उसको पहुंचा देंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर बाय सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द कॉरोनरीज और सेरिब्रल सर्कुलेटरी सिस्टम, कि उससे बचाता है,
ठीक है, ये ऑटो रेगुलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वो सिंपैथेटिक्स की, कि वो कॉर्नरीज को बचाना की कोशिश कर रहा है, वो सेरेब्रल को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. Blood through the heart and brain is maintained essentially at normal levels as long as the arterial pressure does not fall below the 70. ठीक है, 70 तक भी होगा तो वो क्या कोशिश करेगा, मेंटेन करेगा कि जी हार्ट और ब्रेन को जो है वो फ्लो मिलता रहे. ठीक है, अब स्टेजेस में देखिए, नॉन प्रोग्रेसिव कंपनसेटेड और फुल रिकवरी विदाउट हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, ये नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज भी एक स्टेज इसके अंदर आती है, नंबर 1 स्टेज है ये. ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज है शॉक रिकवर्स बट आफ्टर थेरेपी, उसमें आपको मेडिसिन देनी पड़ती है. इरिवर्सिबल स्टेज आ जाती है, बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स भी, थेरेपी भी, ये सारी इनएडिक्वेट हो जाती है टू सेव द पर्सनस लाइफ इवन दो द पर्सन इज स्टिल अलाइव. शुरू में नजर आ रहा था कि अभी तो जिंदा हम दे चुके हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर सम टाइम. हाइपोवोलेमिक शॉक में देखते हैं जिसमें हैमरेज भी हो रहा था, हमने देखा था, या बर्न्स थे, या वॉमिटिंग्स थी, या मुख्तलिफ चीजें थी जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा था. डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, डिक्रीज मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है, वीनस रिटर्न कम हो चुका है, कार्डिक आउटपुट कम हो चुका है और आर्टीरियल प्रेशर भी कम हो चुका है. ठीक है, अब ये नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर 30 सेकंड से 1 मिनट में आफ्टर हैमरेज बैरोरिसेप्टर सबसे पहले काम करेंगे, elicit a powerful sympathetic stimulation to the circulation to increase the blood arterial blood pressure. Central nervous system ischemic responsive which elicit even more powerful sympathetic stimulation throughout the body, but is not activated significantly until the arterial pressure falls below 50. ये जब 50 पे पहुंचेगा इसका ब्लड प्रेशर, तब जाके ये बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा. ठीक है, 10 मिनट्स पे हम देखेंगे और 1 घंटे के अंदर आफ्टर हैमरेज की रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स की सराउंडिंग में अराउंड जो वहां पर ब्लड वॉल्यूम के अराउंड जो वहां पे वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी ताकि एडिक्वेटली जो है वो सर्कुलेशन को फिल किया जा सके. एंजियोटेंसिन 2 किडनी बनाना शुरू कर देगा ताकि पेरिफेरल आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करे. वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा टू कॉन्स्ट्रिक्ट द पेरिफेरल आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंपेंसेटरी मैकेनिज्म दैट रिटर्न द ब्लड वॉल्यूम बैक टुवर्ड्स नॉर्मल. एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंजियोटेंसिन क्या काम करता है, इंक्रीज जो वो वाटर की रिटेंशन करवाएगा बाय द किडनीज. वेसोप्रेसिन क्या करेगा, ये भी वाटर रिटेंशन कराएगा बाय द किडनीज. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द जीआईटी. कैपिलरी शिफ्ट में क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसिस से उठ के जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैपिलरीज में चला जाएगा, तो कैपिलरी शिफ्ट हो जाएगी. सब्जेक्ट की थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी टू इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर एपिटाइट. ठीक है, अब ये तो सारे थे जब कंपनसेटरी होना शुरू हो गए, इसमें जो है सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा जो है वो उसमें नहीं जाना पड़ा था. ठीक है, मेजर नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज था, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा. लेकिन वंस प्रोग्रेसिव शॉक, कार्डियक डिप्रेशन, आर्टीरियल प्रेशर कम है, कॉर्नरी ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो चुका है, न्यूट्रिशन मायोकार्डियम को नहीं मिल रही, हार्ट मसल इज वीक फॉर पंपिंग, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, शॉक बिकम मोर सिवियर एंड विशियस सर्कल इज और साइकिल स्टार्ट. प्रोग्रेसिव हम देखते हैं सबसे पहले जो वेसोमोटर फेलियर हो जाता है, सर्कुलेटरी अरेस्ट 4 to 8 मिनट्स के अंदर, फर्स्ट 4 to 8 मिनट्स में वेसोमोटर सेंटर इज वेरी एक्टिव, शुरू में बहुत एक्टिव होता है. उसके बाद नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में वेसोमोटर सेंटर बिकम वेरी डिप्रेस्ड, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड सप्लाई जो है ना वेसोमोटर सेंटर की वो डिक्रीज हो गई. सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो था कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है वेसोमोटर, फॉरन सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करता है, वो सारी स्टॉप हो जाएगी. लकीली वेसोमोटर सेंटर डज नॉट फेल इन इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक इफ द आर्टीरियल प्रेशर रिमेन्स अबव 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. लेकिन जब ये 30 से भी नीचे आ जाएगा तो वेसोमोटर ने काम नहीं करना. ठीक है, अब इसी प्रोग्रेसिव शॉक में हम देखते हैं कि एसिडोसिस भी हो रहा है. कैसे हो रहा है एसिडोसिस, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था, कार्डियक आउटपुट कम था, टिश्यूज को डिलीवरी सही नहीं मिली ऑक्सीजन की. जो टिश्यू का काम है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, फूड स्टफ से काम चलाता है, वो खत्म हो जाएगा. स्टार्ट करता है सेल फिर एक दूसरा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ब्लड में ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड स्लगिश ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू प्रिवेंट नॉर्मल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया वो उसको रिमूव नहीं कर सकता. कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसने एक और एक एसिड बनाना है विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड. ठीक है, एसिडोसिस इज अकरिंग इन बोथ जनरलाइज्ड एंड लोकल टिश्यूज लीडिंग टू प्रोग्रेशन ऑफ शॉक. अब प्रोग्रेशन ऑफ शॉक किस तरह से हो रही है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, उसने जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए लैक्टिक एसिड बनाया,
और क्योंकि ब्लड फ्लो कम था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो सकी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब क्योंकि ये एसिड है तो एसिडोसिस लोकलाइज भी, जनरलाइज भी टिश्यूज में जो है वो जमा होना शुरू हो गया और शॉक और प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। इसमें स्लज ब्लड भी होता है। ब्लड के अंदर हम कह दें ना कि वो क्या कहते हैं, तो कुछ ऐसे ज़रात हैं जो आंख में जाके वो प्लग हो जाते हैं, वो उसको जमाना शुरू कर देते हैं, या उसके आपके उसके जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं। स्लज ब्लड फ्लो या हमका इसका स्लो ब्लड फ्लो जो है, माइक्रोवेसल्स में टिश्यू मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू है, लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एसिड भी बन रहा था, लैक्टिक एसिड भी ब्लड वेसल में बन रहा था, ठीक है। और उसके अलावा कुछ डिटोरिएशन प्रोडक्ट्स थे दैट कॉजेस ब्लड एग्लूटिनेशन रिजल्टिंग इन माइन्यूट ब्लड क्लॉट्स। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो गया, लीडिंग टू अ वेरी स्मॉल प्लग इन द स्मॉल वेसल्स। स्लग ब्लड increased tendency for a blood cells to stick to one another and make it more difficult for a blood to flow through the microvasculature। ये सारे के सारे आपस में बहुत स्लो है, तो ये स्लग ब्लड की वजह से, स्लो प्रोग्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपस में एग्लूटिनेट करना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू कर देंगे, और ये छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स जो है वो स्मॉल वेसल्स में प्लग होना शुरू हो जाएंगे। अब ये अगेन उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा आगे, कैपिलरीज की ब्लड फ्लो टू द कैपिलरीज ये डिक्रीज हो गया, कैपिलरी से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, कैपिलरी हाइपोक्सिया हो गया, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिली, कैपिलरी ने अपनी परमेबिलिटी इंक्रीज कर दिया, फ्लूइड बिगिन टू ट्रांसलेट इनटू टिश्यू। अब क्या हो जाएगा, कैपिलरी से फ्लूइड निकल के टिश्यूज में आएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, कैपिलरी से अगर फ्लूइड ज्यादा आ जाएगा उसमें तो फर्दर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड शॉक बिकम मोर सिवियर। So capillary hypoxia does not cause increased capillary permeability until the stages of this prolonged shock, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्किमिक टिश्यू है, जो डैमेज हो रहा है टिश्यू, वो भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, टिश्यू एंजाइम एंड एंडोटॉक्सिन्स। ये सारी चीजें प्रोग्रेस करती जा रही हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी करती हूँ, क्या क्या चीजें प्रोग्रेस कर रही थी। कार्डियक डिप्रेशन हुआ था, आर्टीरियल प्रेशर कम था, कॉर्नरी फ्लो कम था, न्यूट्रिशन नहीं मिली, हार्ट मसल ने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया और शॉक जो है सीवियर हो गया। फिर वेजोमोटर ने कहा मैं अपना सिम्पैथेटिक्स भी मेरे भी काम नहीं कर रहे, तो 10 से 15 मिनट में वेजोमोटर ने जवाब दे दिया। फिर जब ऑक्सीजन टिश्यूज को नहीं मिली तो उन्होंने लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनाया, एसिडोसिस होना शुरू हो गया। फिर ब्लड फ्लो जब कम हुआ, स्लग ब्लड फ्लो, उसने क्या किया, मेटाबॉलिज्म ज्यादा ही था क्योंकि लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ज्यादा थे, उसने क्या किया, उसकी वजह से वहां पर एग्लूटिनेशन होना शुरू हो गई और छोटे छोटे से क्लॉट आना शुरू हो गए, ठीक है। कैपिलरी की परमेबिलिटी किस तरह से ज्यादा हो गई, ने देखा जी कैपिलरी का ब्लड फ्लो जो है ना वो डिक्रीज हुआ, कैपिलरी में हाइपोक्सिया हुआ, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई, तो फाइनली कैपिलरी ने भी अपनी जो परमेबिलिटी इंक्रीज कर दी, टिश्यूज में पानी जमा होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा जी इसी के ही अंदर कि टॉक्सिन्स भी इस्केमिक टिश्यूज ने रिलीज करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सारे, हार्ट ने भी काम किया, वेजोमोटर भी कम हो गया, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब हमने देखा इंटेस्टाइन का जो ब्लड फ्लो है ना वो भी कम हो गया एब्डोमेन की तरफ। एनहांस फॉर्मेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन, डेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना इंटेस्टाइन के, उन्होंने भी जो है ना वो बहुत ज्यादा एंडोटॉक्सिन बनाना शुरू कर दिया। एंडोटॉक्सिन क्या थे, हमने आगे क्या पढ़ा था, क्या है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो इंटेस्टाइन ने भी बनाना शुरू कर दिया, ब्लड ने इसको एंडोटॉक्सिन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंडोटॉक्सिन क्या करता है, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है डिस्पाइट इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑफ द सेल। चाहे सेल के पास न्यूट्रिशन ना हो, ये फिर भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्ट मसल्स एंड कॉजिंग कार्डियक डिप्रेशन। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो सेल्स के अंदर है ना वो भी सिवियरली डिप्रेस हो जाएगी। सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी, सोडियम एक्यूमुलेट होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो वाटर मूव्स इन द सेल, सेल स्वेल कर देगा और फाइनली रप्चर भी करेगा। उसमें से जब वो रप्चर करेगा तो प्रोटीन लॉस होगी फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। और लाइसोसोम्स जो है सेल्स के, लाइसोसोम्स ये भी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, इंट्रासेलुलर रिलीज करेंगे अपने हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, फर्दर इंट्रासेलुलर डिटोरिएशन, ये अपने ही सेल को खाना शुरू करेंगे। सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का, दैट ग्रेटली डिक्रीजेस इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ शॉक। 100% डिप्रेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन ने भी कोई काम नहीं करना वहां पे, सारे सिस्टम्स जो है वो जंबल अप होना शुरू होंगे। एंड टिश्यू हैविंग अ बेटर ब्लड सप्लाई विल बी डैमेज लेटर cell near the venous end of the capillaries and affected more as compared to the arterial end.
तो ये सारे सिस्टम जो है ना वो मिलके अगर हम देखें तो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी कम हुई, सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसकी एक्टिविटी कम हुई, सोडियम एक्यूमुलेट हो गया इनसाइड द सेल, वाटर ने भी मूव किया एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल के अंदर, सेल रप्चर हुआ, पोटेशियम उसमें से रिलीज हुआ, सेल के अपने लाइसोसोम ने कहा जी वो भी अपने हाइड्रोलाइसिस रिलीज करे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो गया, इंसुलिन ने भी काम नहीं किया, और फिर हमने देखा कि जो ब्लड सप्लाई है वो वीनस एंड पर तो है लेकिन एज कंपेयर टू आर्टीरियल एंड वहां पर वो कम है। प्रोग्रेसिव शॉक में जो फेलियर होता है ना जिन वाइटल ऑर्गन्स, उसमें हार्ट है, लिवर है, लंग्स, किडनी एंड ब्रेन, कैसे 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 ये ऑर्गन्स जा रहे हैं। मेटाबॉलिक ऑर्गन है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन इज हाईली मेटाबॉलिक ऑर्गन, उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा, लिवर को बड़े न्यूट्रिशन की जरूरत है। इंक्रीज एक्सपोजर है टॉक्सिन्स का जो इंटेस्टाइन से रिलीज हुए ब्लड सप्लाई में, ब्लड वेसल्स में चले गए थे, तो उन्होंने नेक्रोसिस कर दी हार्ट के लोब्यूल्स की। लिवर का काम है प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाना, उसने उसकी सिंथेसिस कम कर दी, उसने डिक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स कर दी। लिवर का काम था कि वो डिटॉक्सिफिकेशन भी काम करता है ना, टॉक्सिन्स आते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करके वो खत्म कर देता है। लिवर के क्योंकि खुद ही उसके अंदर जो है वो नेक्रोसिस हो गई, उसने डिटॉक्सिफिकेशन खत्म कर दी। किडनी इसी तरह से लिवर फेलियर में चला गया, किडनी उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है दोनों आर्टरियोल्स की, एफ्रंट की भी एफ्रंट की भी, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है ना ब्लड उसमें से अंदर जा रहा है ना वहां से बाहर निकल रहा है, तो नेफ्रॉन्स जो है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, रीनल ट्यूब्यूल्स नेक्रोस कर जाएंगे, ठीक है। यूरेनिया कॉज होगा, मतलब रीनल फेलियर में सब्जेक्ट चला जाएगा। लंग्स में हम देखेंगे पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पुअर कैपेबिलिटी टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या लंग शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट की हम देखते हैं पंपिंग एबिलिटी जो है ना वो भी कम हो रही है, विशियस साइकिल में जा रहा है और रिवर्सिबल शॉक में जा रहा है। ब्रेन कैसे जा रहा है, हमने देखा कि जनाब उसकी मोटर जो है सेंटर उसकी डिप्रेशन हो रही है। तो प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर ये ऑर्गन्स जो है लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन, ये भी जो है वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, पेशेंट कैसे आता है, फीबल, रैपिड पल्स, ऐसे जैसे महसूस नहीं हो रही, अगर आप उसकी पल्स देखेंगे बड़ी रैपिड होती है। पेल होगा पेशेंट, बिल्कुल कोल्ड, क्लैमी स्किन, यूरिन आउटपुट डिक्रीज, इनिशियली उसको टैकीकार्डिया होता है क्योंकि सिम्पैथेटिक्स काम कर रहे थे, बाद में ब्रेडिकार्डिया एंड देन टैकीकार्डिया अगेन इन द एंड। तो ब्रेडिकार्डिया इज ड्यू टू द अनमास्किंग ऑफ वेगल डिप्रेसर रिफ्लेक्सेस की वजह से। ये बड़ी एक अच्छी सी फिगर है, इससे हम देखेंगे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। सिस्टेमिक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो तीन इंपॉर्टेंट काम होंगे, डिक्रीज कार्डिक न्यूट्रिशन, डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज एंड इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग, जिसकी हम कह रहे थे कि ये कोगुलेशन करना शुरू करता है। अब कार्डियक को न्यूट्रिशन नहीं मिली तो न्यूट्रिशन टिश्यूज को भी नहीं मिली, इसने फिर तीन काम किए, डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, द वैस्कुलर सिस्टम, द टिश्यू इस्कीमिया, न्यूट्रिशन नहीं मिली टिश्यूज को ना। अच्छा, उसकी वजह से फाइनली उसने देखा कि वेजोमोटर एक्टिविटी कम हुई, वेजोडाइलेशन होना शुरू हो गई, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, टिश्यू का इस्कीमिया था, ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसने टॉक्सिन्स रिलीज किए। टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से हमने देखा अगेन कि वेस्कुलर डायलेशन भी हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि कार्डिक डिप्रेशन भी हो रहा है, तो कार्डिक डिप्रेशन और डिक्रीज करेगा कार्डिक आउटपुट को, ठीक है। तो ये सारा जो है वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है इन द प्रोग्रेशन ऑफ शॉक। डेवलपमेंट ऑफ विशियस साइकिल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, कितनी ज्यादा माइल्ड डिग्री का शॉक होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना सर्कुलेशन के इजीली ओवरकम कर जाते हैं पॉजिटिव फीडबैक के इन्फ्लुएंस को, दैट देयरफॉर द कॉजेस रिकवरी, अगर माइल्ड डिग्री का शॉक हो। लेकिन सिवियर डिग्री ऑफ शॉक में डिटोरिएटिव positive feedback mechanism becomes so powerful that all the negative feedback system of the circulatory control acting together cannot return the cardiac output to normal. तो अगर सीवियर डिग्री का शॉक है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हावी हो जाएगा, अगर माइल्ड डिग्री का है तो नेगेटिव फीडबैक जो वो हावी होगा और पॉजिटिव के इफेक्ट्स को खत्म करेगा। लेकिन अगर सीवियर डिग्री ऑफ शॉक है तो पॉजिटिव ने क्या करना है, जितने भी नेगेटिव फीडबैक है सिस्टम्स हैं उन सबको इकट्ठा करने के बावजूद भी वो कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल नहीं कर सकता। So critical cardiac output level above which a person is in shock recovers and below एक critical level होती है उसकी, उसमें person जो है वो enter हो जाता है vicious cycle के अंदर और circulatory deterioration हो जाता है and finally subject leads to death, ठीक है। So severe shock stage is eventually reached at which the person will die even though vigorous therapy might still return the cardiac output to normal for a short period.
अगर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर है, सिवियर शॉक के अंदर भी है, आप उसको बहुत विगोरियस थेरेपी भी दे रहे हैं, तो उसका कार्डियक आउटपुट थोड़े वक्त के लिए नॉर्मल आएगा, बट वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को सेव आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट अगर एक दफा एक इरिवर्सिबल शॉक के अंदर जा चुका है, आपने उसको ट्रांसफ्यूजन दे दी, बड़ी विगोरियस थेरेपी दे दी, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन दे दी, तो इसकी मिनट्स में देखें ना, जो उसने 60 70 80 मिनट में मर जाना था, तो वो 1.5 घंटा बेचारा और निकाल लेगा। तो सिर्फ ये है कि आप थोड़े वक्त के लिए उसका वो कार्डियक आउटपुट को बेहतर करते हैं, फिर वो डाउन हो जाता है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ सेलुलर हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स इन द इरिवर्सिबल शॉक। अब इरिवर्सिबल शॉक है, ठीक है, creatine phosphate ATP डाउन रेगुलेट हो जाता है, ADP and AMP is formed, adenosine monophosphate formed, adenosine is formed eventually, finally adenosine इसमें से बनेगा। एडिनोसिन जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिक एसिड, एंड यूरिक एसिड दोबारा री एंटर सेल में नहीं होता, तो रिकॉन्स्टिट्यूट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सिस्टम अगेन। सो एडिनोसिन अगर एक दफा यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोबारा जो है वो उसमें री एंटर सेल में नहीं होगा। तो न्यू एडिनोसिन कैन बी सिंथेसाइज्ड एट अ रेट ऑफ ओनली अबाउट 2% ऑफ अ नॉर्मल सेलुलर अमाउंट ऑफ एन आवर, तो बहुत कम बनता रहेगा ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज्ड बाय प्लाज्मा लॉस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बर्न्स हैं, डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ऑल द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, नेफ्रोटिक किडनीज, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लॉस ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन हो अगर किसी सब्जेक्ट की, एंड कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द किडनी टू रीअब्सॉर्ब सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड विल लीड टू स्लजिंग ऑफ ब्लड। तो ये सारी जो है जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक जो है कॉज बाय द प्लाज्मा लॉस, इन सारी कंडीशंस में जो है वो प्लाज्मा लॉस हो सकता है, तो सब्जेक्ट जो है उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। एंड एक्सटेंसिव कंफ्यूजन हो अगर बॉडी पे, कैन डैमेज द कैपिलरीज सफिशिएंटली टू अलाउ एक्सेसिव लॉस ऑफ प्लाज्मा इनटू द टिश्यू। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, बड़ी जैसे सही वाली फेंटी पड़ती है किसी पुलिस थाने में किसी को, तो अगर बॉडी पे बहुत बड़ा डैमेज हो, वो भी क्या करता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ प्लाज्मा कर देता है वो टिश्यूज के अंदर, रिजल्ट greatly reduced plasma volume with resultant hypovolemic shock। ठीक है, और न्यूरोजेनिक वेसोडाइलेशन भी हो रही है ब्लड वेसल्स की, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में इंक्रीज वैस्कुलर कैपेसिटी, नो लॉस ऑफ ब्लड, बस सडन लॉस हो जाती है इसमें न्यूरोजेनिक में वेसोमोटर टोन थ्रू आउट द बॉडी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन खत्म हो जाती है। सो जितनी भी वेन्स हैं हर जगह पे हम देखेंगे वहां पे डायलेशन होना शुरू हो जाएगा, मैसिव डायलेशन हो जाएगी। So vascular capacity increases so much that even the normal amount of blood can incapable of filling the circulatory system adequately। इस हद तक वेसोडाइलेशन हो जाएगी, वेनोडाइलेशन हो जाएगी कि नॉर्मल ब्लड भी मौजूद होगा तो वो काबिल इतना नहीं होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे को भर सके। कॉजेस क्या हो सकती हैं इसकी, न्यूरोजेनिक शॉक की? जनरल एनेस्थीसिया हो सकती है डीप, ठीक है, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकती है, ब्रेन डैमेज causes a vasomotor paralysis, अगर किसी का ब्रेन डैमेज हो जाए, ब्रेन इस्कीमिया अगर फॉर अ फ्यू मिनट्स है, इट कॉजेज एक्सट्रीम वेसोमोटर स्टिमुलेशन, अगर प्रोलॉन्ग इस्कीमिया है लास्ट लॉन्गर देन 5 to 10 मिनट्स, कॉज टोटल इनएक्टिवेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर्स। उसके अलावा एक एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड हिस्टेमिक शॉक भी है, हिस्टामिन शॉक भी है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर हो जाए तो बेसोफिल्स जो ब्लड में मास्ट सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन, venous dilation हो जाती है, increase again a vascular capacity, dilation of arterioles resulting greatly reduced arterial pressure and greatly increased capillary permeability with a rapid loss of fluid and protein into the tissue spaces। venous return कम हो जाएगा, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो शॉक में चला जाएगा। अगर हम एनाफाइलैक्टिक की बात करते हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, किसी बी स्टिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। सेप्टिक शॉक किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कि डिसमिनेट हो जाए, बॉडी थ्रू आउट बॉडी के अंदर मौजूद हो और थ्रू ब्लड वो अदर टिश्यूज में भी पहुंच जाए, तो एक्सट्रीम जो है ना वो डैमेज कॉज करता है, एक्सटेंसिव डैमेज होता है। इनिशियली देयर इज नो साइन ऑफ सर्कुलेटरी कोलैप्स, लेकिन बाद में बैक्टीरिया और टॉक्सिन जो है ना वो एक्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, फ्लूइड लॉस जो होगा टिश्यू से इनटू द टिश्यू, वो टिश्यू में फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और शॉक में जाएगा सब्जेक्ट। अब सेप्टिक शॉक की अगर हम इसको कहें या हम इसे कहेंगे सेप्टिसिमिक शॉक है, तो ये सेप्टिसीमिया की कॉजेस क्या क्या हो सकती है? पेरिटोनाइटिस हो सकती है,
स्प्रेड हो जाए इन्फेक्शन इन द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड इंस्ट्रूमेंटल एबॉर्शन परफॉर्म्ड एंड अनस्टेराइल कंडीशन। ऐसे भी डिलीवरीज हो रही होती हैं जहाँ पर जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन सही ना हो, और पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है रिजल्टिंग फ्रॉम द रप्चर ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, समटाइम इंटेस्टिनल डिजीज और बाय एनी वुंड, किसी जख्म की वजह से। स्ट्रेप्टो और स्टेफोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, उसकी वजह से भी सेप्टिसीमिया हो सकता है। जनरलाइज कहीं पे गैंग्रीनस इन्फेक्शन है, गैस गैंग्रीन है, बैसिल है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन स्प्रेडिंग इनटू द ब्लड फ्रॉम द किडनी थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट या किसी कोलोन से, कोलोन बैसिलाई की वजह से। तो किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन जो कि ब्लड के अंदर बाद में पहुंच जाए अपनी प्राइमरी साइड से, दैट में लीड्स टू सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में होता क्या है कि बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वो क्या करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, फ्लूइड लॉस हो जाता है टिश्यूज में, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और शॉक हो जाएगा। सेप्टिक शॉक के जो स्पेशल फीचर्स हैं उसमें हमें क्या नजर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है सब्जेक्ट, क्योंकि बैक्टीरिया मौजूद होता है ना। थ्रू आउट द बॉडी मार्क वेजोडाइलेशन हो जाती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन जो ब्लड में है वो इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो उसको इंक्रीज करेंगे, बॉडी टेम्परेचर राइज करेंगे, आर्टीरियल डायलेशन भी कर देंगे इन्फेक्टेड टिश्यूज की, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेंगे इनिशियली, ठीक है। एंड स्लजिंग ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय अ रेड सेल एग्लूटिनेशन इन द रिस्पांस टू डीजेनरेटिंग टिश्यूज। वहां उसके बाद ये जो है वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज भी करेंगे, वहां पे एग्लूटिनेशन होना शुरू हो जाएगी और डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कॉज करेंगे फाइनली ये सेप्टिक शॉक, ठीक है। इसमें होता क्या है, डीआईसी के अंदर ये जो छोटा सा यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ना कि ये डीआईसी है, तो डीआईसी क्या है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एक डिजीज है जिसमें सेप्टिसीमिया की वजह से होता है। इसमें माइक्रो ब्लड क्लॉट्स जो है ना सर्कुलेशन में जनरेट होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सारे के सारे यूज हो चुके होते हैं इसमें, क्योंकि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर सारे यूज हो गए। सो दैट हेमरेजिंग कैन अकर इन मैनी टिश्यूज, स्पेशली इन द गट वॉल एंड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और उसके बाद कहीं भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर सारे के सारे यूज हो चुके हैं और उन्होंने माइक्रो क्लॉट्स, छोटे छोटे से क्लॉट सर्कुलेशन में बना दिए थे। सेप्टिक शॉक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिशियन के लिए, अदर देन द कार्डियोजेनिक शॉक। द सेप्टिक शॉक इज मोर फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द शॉक रिलेटेड डेथ्स इन द मॉडर्न हॉस्पिटल्स। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेप्टिक शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये किसी इंफेक्शन की वजह से हो रहा है। थेरेपी में हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं सब्जेक्ट को, रिप्लेसमेंट थेरेपी में होल ब्लड दे सकते हैं, प्लाज्मा दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस दे सकते हैं, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स दे सकते हैं, सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं हम सब्जेक्ट्स को ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं हम इसको एज एंटी इंफ्लेमेटरी भी, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स को भी जो है वो मेंटेन रखते हैं और वो जो है वो तोड़फोड़ का शिकार नहीं करते सेल्स को। हेड डाउन करते हैं सब्जेक्ट को, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, सारी थेरेपीज जो है ये शॉक के सब्जेक्ट्स को देना चाहिए। अब प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स में हम देखते हैं डेक्स्ट्रान्स होते हैं, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया जो होते हैं ना कुछ ऐसे वो डेक्स्ट्रान सिक्रीट करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रोथ, डेक्स्ट्रान। सो अब अगर हम डेक्ट्रान को देखें तो लार्ज पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर्स है ऑफ अ ग्लूकोज, वो पास नहीं करते कैपिलरी पोर्स में से, ठीक है, वो कैपिलरी के अंदर ही मौजूद रहते हैं। तो उसकी वजह से देयरफॉर कैन रिप्लेस द प्लाज्मा प्रोटीन्स एज अ कोलोइड ऑस्मोटिक एजेंट। तो अगर ये कैपिलरी में मौजूद रहे डेक्स्ट्रान तो कैपिलरी में जो है वो फ्लूइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और ये प्लाज्मा वॉल्यूम जो और इंक्रीज कर देंगे। सिम्पथोमिमेटिक ड्रग्स में हम देखते हैं कि हमारे पास है एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, ये न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक में बहुत इफेक्टिव है। डोपामिन भी हम सब्जेक्ट को देते हैं एज अ वैसोएक्टिव सब्सटेंस दैट डायलेट द सेरेब्रल कोरोनरी रीनल आर्टरीज एंड कंस्ट्रिक्ट द आर्टरीज ऑफ स्किन, स्केलेटल मसल एंड स्प्लेनिक एरियाज, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट को हम जो है वो एडवाइज करते हैं कि इसका जो पेशेंट का हेड डाउन पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है, एंड लेग्स जो है वो अपराइज पोजीशन में होनी चाहिए ताकि उसका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम सही हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं लाइक स्टीरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इन द लेट स्टेज ऑफ शॉक, उसको करते हैं। उसके साथ साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स जो है ना उसको भी स्टेबलाइज करते हैं, प्रिवेंट रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ताकि वो अपने सेल को तोड़फोड़ ना करें। इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड माइट ऐड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय सिवियरली डैमेज सेल। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं तो वो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ऐड ऑन हो जाता है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एनहांस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी अरेस्ट भी होता है, ऑल द ब्लड फ्लो स्टॉप्स सब्जेक्ट्स में जो इरिवर्सिबल शॉक्स में, ठीक है।
कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टू लिटिल ऑक्सीजन इन द एनेस्थेटिक गैसेस मिक्सचर, डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया इटसेल्फ, हो सकता है कि एनेस्थीसिया की वजह से हो गया हो। अगर उसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है कि रिमूविंग ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या जिसे हम कहते हैं कि ये सीपीआर करें आप सब्जेक्ट का, सीपीआर वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, या आप कोई वेंटिलेटरी ऑक्सीजन सपोर्ट दे सब्जेक्ट। सेक्यूरिटी अरेस्ट में क्या हो रहा है, ऑल द ब्लड फ्लो स्टॉप, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, बहुत कम ऑक्सीजन हो इन एन एनेस्थेटिक गैसेस मिक्सचर, वो डिप्रेसेंट इफेक्ट है एनेस्थीसिया का। अगर उसकी वजह से तो एनेस्थीसिया को के आइटम को रिमूव करें, सीपीआर करें, वेंटिलेटरी सपोर्ट दें उस सब्जेक्ट को, ठीक है। सर्कुलेटरी इफेक्ट का जो है वो ब्रेन पे जो इफेक्ट अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, 5 to 8 मिनट में टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट कैन कॉज एटलीस्ट सम डिग्री ऑफ परमानेंट ब्रेन डैमेज। अगर ये सर्कुलेटरी अरेस्ट 5 से 8 मिनट तक रहा तो ये परमानेंट ब्रेन डैमेज भी कर सकता है। एंड सर्कुलेटरी अरेस्ट फॉर एज लॉन्ग एज 5, 10 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज परमानेंटली डिस्ट्रॉय सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेंटल पावर। अगर यही 10 से 15 मिनट तक रहा तो ये परमानेंटली भी डैमेज कर देता है मेंटल पावर्स को, ठीक है। एंड कॉज ऑफ ब्रेन डेथ इन सर्कुलेटरी अरेस्ट, परमानेंट ब्लॉकेज अगर हो जाए इसी में सर्कुलेटरी अरेस्ट के वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स की बाय द ब्लड क्लॉट दैट लीडिंग टू एन प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो ब्रेन डेथ भी हो सकती है इन सर्कुलेटरी अरेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या हम दे सकते हैं, आप सब देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है उसको हम हेपरिन दें, स्ट्रेप्टोकाइनेज दें अगर तो ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं, टू प्रिवेंट अ ब्लड कोगुलेशन बिफोर एनी कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट से पहले ही पहले हम उसको ये चीजें एडमिनिस्टर कर दें, हेपरिन भी, स्ट्रेप्टोकाइनेज भी, ताकि वो ब्लड कोगुलेशन जो है उससे प्रिवेंशन हो सके। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो बात, 34 स्टूडेंट्स रिमेनिंग, सो मैं अटेंडेंस इन 34 की ही लगवाऊंगी, अब 33 हो चुके हैं, ठीक है। कितने बच्चों को बात समझ आ रही है? नबील, नायला अब्दुल वहीद को जनाब समझ आ गई है, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई हो, वीरा हुसैन को भी आई है, मजहर हमीद को भी आई है, ईशा को भी आ चुकी है। कोई बात यहाँ तक कोई सवाल पूछना चाहें अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम 5-10 मिनट और ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है। ईशा खान को भी समझ आई हुई है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं आसानी से। जी, एनीवन? कोई बच्चा ऐसा जो मुझे बता देगा टाइप्स ऑफ शॉक मैंने क्या क्या बताए हैं? जी, मेन टाइप ऑफ शॉक कोई बच्चा बताएगा जनाब? एनाफाइलैक्टिक हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉज के हिसाब से देखें ना अगर हम उसको, तो वो कुछ और आ जाते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको उसकी एक दफ़ा इसकी स्लाइड फिर दिखा देती हूँ। ये हाइपोवैलेमिक है, वेजोजेनिक है, ठीक है, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, हिस्टामिन शॉक, वेजोजेनिक, गुड। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए ना इसकी कॉजेज, अकॉर्डिंग टू द कॉजेज, हाइपोवॉलेमिक है, वेजोजेनिक, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। फिर हाइपोवॉलेमिक के अंदर जो है हम देखते हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर क्लासिफिकेशन आना जरूरी है, हेमरेजिक है, डिहाइड्रेशन है, ट्रॉमेटिक आ जाता है, ठीक है। कार्डियोजेनिक की कॉजेज है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से हो जाता है, ठीक है। वेजोजेनिक में न्यूरोजेनिक है, एनाफाइलैक्टिक और सेप्टिमिक शॉक है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव में हमने देखा पेरिकार्डियल कार्डिक टैम्पोनेट और पल्मोनरी एडिमा की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। वेजोजेनिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, जी बिल्कुल सबने ठीक लिखा है। अच्छा जी, स्टेजेस कौन कौन सी हैं शॉक की? स्टेजेस ऑफ शॉक मुझे बताएं जरा।
स्टेजेस कौन कौन सी हैं? स्टेजेस ऑफ शॉक बच्चों, ये जो एक्टिव बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, नॉन प्रोग्रेसिव, गुड सानिया, एंड प्रोग्रेसिव है, और उसके बाद नायला अब्दुल वहीद, प्रोग्रेसिव, गुड, इरिवर्सिबल, फाइनली इरिवर्सिबल आखिरी स्टेज जो वो इरिवर्सिबल की आ जाती है, बिल्कुल ठीक, इरिवर्सिबल, नायला ने भी यही बताया है। ठीक है जी, हिरा असलम ने भी बताया जी प्रोग्रेसिव होता है। फिर हिरा आगे नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, और फिर फाइनली आ जाता है इरिवर्सिबल। ठीक है, ये फाइनली स्टेजेस हैं, इनसे गुजरते हुए फाइनली वो इरिवर्सिबल के बाद सब्जेक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आर्टीरियल प्रेशर सिम्पैथेटिक्स के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को बात ना, आप ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें दे रहे हैं, हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास देने के लिए, हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं, एक एक करके नाम लिखें जल्दी जल्दी, शाबाश। डेक्स्ट्रॉन्स, गुड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्यों इतना लेट कर रहे हैं आप लोग आंसर्स में? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, दिखा दो एक दफा आप लोगों को फिर वो स्लाइड, ताकि आप लोगों को ट्रीटमेंट जो उसका स्केड्यूल है वो बताओ, हम ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें दे रहे हैं। बड़ा एक सिंपल सा, ये सारी ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं हम। रिप्लेस में होल ब्लड दे रहे हैं, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूशन में हम डेक्स्ट्रॉन्स दे रहे थे, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे रहे थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे थे, हेड डाउन करा रहे थे, और ऑक्सीजन थेरेपी जी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो बता दें, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। समझ आ गई है सबको स्टूडेंट्स? यस, गुड। चलें जी, इंशरा खावर भी कह रही हैं कि जी समझ आ गई है, अफीरा भी कह रही है कि समझ आ गई। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बच्चों।